नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करते हैं +1 इन ज्योग्राफी में भू आकृतिक प्रक्रियाएं। करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ज्योग्राफिक प्रोसेस हमने पीछे किया है कि किस प्रकार हमारे यहाँ खनिज पदार्थ है वो उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार ज्वालामुखी आती है, कैसे भूकंप आते हैं पृथ्वी के ऊपर, और किस प्रकार से महाद्वीपों का अलग होना हुआ है कि किस जो हमारे स्थलीय खंड हैं वो अलग हुए हैं। आज सारे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका अलग हुआ है। फिर यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से कहते हैं कि आज से 300 मिलियन साल पहले ये सारे महाद्वीप है वो यहाँ पर इकट्ठे थे। इकट्ठे होने के कारण आज क्या है कि धीरे धीरे सैन्य धाराओं की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के अंदर जो ऊपर जो हमारे यहाँ धरातल मौजूद हैं, जिसे हम अनेकों भागों में प्लेटों में बटा हुआ है, हमने बांट रखा है, वो प्लेटें क्या हुई है, सारी अलग हुई हैं। अंटार्कटिका यहाँ से यहाँ पर पहुँचा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से यहाँ पर है। दक्षिणी भारत जो नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी भारत का, प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहा जाता है, वो हिस्सा कभी तंजानिया और केनिया के पास था और आज धीरे धीरे प्लेटों के सरकने से यहाँ पर पहुँचा। तो इसी प्रकार ज्योमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं इन्हीं प्लेटों के सरकने से, भूकंप और ज्वालामुखी के आने से, आंतरिक घटनाओं के कारण, आंतरिक शक्तियों के कारण क्या है कि इन प्लेटों का स्थानांतरण हुआ है। जब ये आपस में टकराई है दो प्लेटें, तो जब दो धरातल आपस में टकराए हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय या फिर महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराई हैं, तो क्या हुआ है कि बीच वाले भाग में वलन पड़ा है और वलन पड़ने से वो भाग ऊंचा उठा एक पर्वतों का निर्माण हुआ है। अगर उसी प्रकार अगर दो स्थान अलग हुए हैं, दो प्लेटें अगर अलग हुई है, तो वहाँ पर बीच में भ्रंश के द्वारा वहाँ पर खाई है वो मौजूद हुई है या फिर महासागरों का निर्माण हुआ है। आगे हम कह सकते हैं किसी प्रकार बाह्य शक्तियों के द्वारा भी, जब आंतरिक शक्तियों के द्वारा कोई स्थल का निर्माण होता है तो बाह्य शक्तियों के द्वारा उस आंतरिक जो शक्तियों के द्वारा जो भाग ऊंचा उठा है उसका क्या हो जाता है, समतल होना शुरू हो जाता है। बाहरी शक्तियाँ जैसे कि वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा, पानी के परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, चट्टानें पहुंची हैं, मिट्टी के कण हैं, कंकर पत्थर हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और फिर उनका निक्षेप होता है। अगर गहरा खड्डा है तो वो खड्डा भर जाता है, वो एक मैदान के रूप में धारण कर जाता है। अगर कोई ऊंचा भाग है तो वो समतल होना शुरू हो जाता है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव करने वाले बल बताए हैं कि हमारी भूप्रपटि शिथिल नहीं है, यह हमेशा ज्ञात्मक है, सदा परिवर्तित होती रही है। कि हमारी जो भूप्रपट्टी है, जिस धरातल पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं, जो 33 किलोमीटर तक गहराई तक मौजूद है। फिर उसके आगे नीचे मेंटल हैं, बाहरी मेंटल हैं, आंतरिक मेंटल हैं, बाह्य कोड हैं, आंतरिक कोड हैं, ये भाग हैं वो आ जाते हैं। पृथ्वी के द्रव भाग हैं, गैसीय भाग हैं और ठोस भाग भी मौजूद है पृथ्वी के अंदरूनी भाग के अंदर। तो ये हमेशा परिवर्तित होती रही है, यानी कि इसके ऊपर हमेशा परिवर्तन होता रहा है। यह हम पहले भी जान चुके हैं कि जिस प्रकार महाद्वीप हज़ारों किलोमीटर की दूरी तक विस्थापित हुए हैं, यह भी जानते हैं कि किस प्रकार पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण हुआ है, भ्रंश और खाई है वो खाइयों का निर्माण हुआ है। ये सभी परिवर्तन कुछ बलों के प्रभाव से होते हैं। ये दो प्रकार के बल हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल, जो आकस्मिक घटनाएँ मौजूद होती हैं। बाह्य बल क्या होती हैं, बाह्य बल के द्वारा पृथ्वी हमेशा बहिर्जनिक बलों के द्वारा ही क्या है, उसके आंतरिक भागों को क्या करती है, जो आंतरिक भागों के द्वारा, आंतरिक बलों के द्वारा जो अनेकों प्रकार के भाग मौजूद हुए हैं धरातल के हमारे ऊपर, अनेकों प्रकार की आकृतियाँ जो बनी हैं वो क्या होती है, वो कटती फटती जाती है, निक्षेपण होता जाता है, अपर्दन होता है उसका, और उसके द्वारा क्या है कि धीरे धीरे वह समतल मैदान के रूप में धारण कर जाता है, धरातल में रूप है वो धारण कर लेता है। ये कहता है कि भूतल के ऊपर कार्य करने वाले बलों को हम क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं, तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को हम क्या कहते हैं, अंतर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों के प्रभाव से भू आकृतियों का विघर्षण यानी कि निम्नीकरण और तलवचन होता है।
यानी कि बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, बाहरी बलों के द्वारा क्या है, कोई भी स्थान जब ऊंचा उठाए हैं तो वह धीरे धीरे घिसता जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आंतरिक बलों के द्वारा एक पर्वत का निर्माण हुआ है, लेकिन बाहरी बलों के द्वारा, हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा और इसके ऊपर हिमानी है, बर्फ़ मौजूद है, उसके घर्षण के द्वारा क्या है, ये भाग नीचा होता जाएगा, कटता जाएगा और इसका निक्षेपण होता जाएगा और परिवहन के द्वारा ये भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और धीरे 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 ये समतल होता जाएगा। ये भाग हवा से, वर्षा से, वायु से, हिमानी के द्वारा धीरे धीरे ये निम्नीकरण इसका हो जाता है, यानी कि एक समतल मैदान के रूप में बन जाता है। उसी प्रकार हम कहते हैं कि धरातल पर अपर्दन से उच्चावच में अंतर कम होता है, जिसे तल अनुपातन कहा जाता है। अंतर्जनित बलों से भूतल के उच्चावच में विषमताएं आती हैं। अंतर्जनित बल या तो पटल विरूपण बल हो सकते हैं जो धीरे धीरे कार्य करते हैं, यानी कि महाद्वीपों का निर्माण होता है, धीरे धीरे महाद्वीपीय और महासागरीय जब प्लेटें टकराती हैं या महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो बीच में से जो पर्वतों का जो वलन होना शुरू होता है उनमें भी क्या है, धीरे धीरे कार्य करना शुरू हो जाता है, उसे पटल विरूपण कहा जाता है। इसी प्रकार यह वे आकस्मिक बल भी हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी हैं जो अचानक आते हैं और लाखों प्रकार की, अनेकों प्रकार की जान माल की हानि को पहुंचाते हैं हमारे यहाँ, और दूसरा अनेकों प्रकार की सलाहकृतियों का निर्माण कर देते हैं। अंतर्जनित बलों के प्रभावाधीन उच्चावच की विषमताएं तब तक बढ़ती रहती है जब तक बहिर्जनिक बल उसको समतल न कर दे, यानी कि अंतर्जनित यानी कि जो अंदर बल लग रहे हैं पृथ्वी के, उसके द्वारा क्या है, सैवनीय धाराओं के द्वारा क्या है, जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, यानी कि दो सतहलखंड आपस में जब टकरा रहे हैं तो ये बीच वाले भाग में वलन पड़ना शुरू हो जाएगा और ये ऊंचा नीचा उठना शुरू हो जाएगा, एक पठार का निर्माण करेगा, या ज़्यादा नज़दीक आने से बीच में ज़्यादा वलन होता है और वो भाग ज़्यादा ऊपर ऊंचा उठता है। जैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है कि इंडियन प्लेट और जब ऐसी प्लेट आपस में टकराई है तो बीच में हमारे यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ है, यहाँ रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ है, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है कि जब दक्षिण प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जब आपस में टकराई है तो बीच वाले भाग में क्या है, वलन पड़ा है, जिससे अनेकों प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। कि जब तक बाहरी बलों, यानी कि बाहरी बल अपना कार्य करना शुरू नहीं करते, ये तब तक क्या होते रहेंगे, ऊंचे होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जब तक इनको ये समतल नहीं कर दे। इन्हें क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहा जाता है, और अंदरूनी बलों को हम आंतरिक बल कहते हैं। आगे ये कहता है कि वो आकृतिक प्रक्रियाएं कि धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनिक बलों के द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी भूतल में विन्यास में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं, जबकि अपक्षय यानी कि टूटना फूटना, वेदरिंग होना उनका चट्टानों का, वृक्षरण, मास वेस्टिंग, अपर्दन, इरोजन या फिर निक्षेपण, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। कोई भी मिट्टी, कंकर, पत्थर है धरातल का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछ जाना, एक मैदान का रूप धारण कर लेना, यही भू आकृतिक प्रक्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। आगे ये कहता है कि जहाँ पर भू आकृतिक प्रक्रियाओं और भू आकृतिक कारकों में बहुत कम अंतर होता है, बहुत से विद्वान तो इन्हें पर्यायवाची ही मानते हैं, फिर भी इनमें अंतर जानना लाभकारी होता है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं का एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक गतिशील माध्यम जैसे कि प्रभावित जल है, यानी कि जो जल बह रहा है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगा, मिट्टी, कंकर, पत्थर को ले जाएगा, अपने परिवहन के द्वारा अपने साथ ले जाएगा, और जहाँ पर निम्नीकरण है, जहाँ पर जगह नीची है, खड्डा है, गहरा खाई है, तो वहाँ पर वो उन मिट्टी, कंकर, पत्थर को बिछाना, निक्षेपण करना शुरू कर देगा, जिससे वह भाग समतल होना शुरू हो जाता है। हिमानी, हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि क्या होती हैं, इसके माध्यम में गतिशील माध्यम के अंदर मौजूद हैं, जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है और निक्षेपित यानी कि आगे स्थान पर डाल देता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल भूमिगत जल है या फिर हिमानी है, हवा है, लहरें हैं, समुद्री धाराएं हैं, नदियों की धाराएं हैं इत्यादि भू आकृति के इनको कारक कहा जाता है, सभी को भू आकृति के कारक कहा जाता है। आगे
गुरुत्वाकर्षण बल भी, ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भी कोई भी पदार्थ है वो घर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर सरकता है। मान लेते हैं कि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है या कोई भी पर्वत है, इसके ऊपर जो हिमानी है या उसके वो मिट्टी, कंकर, पत्थर हैं, पत्थरों, चट्टानों के टुकड़े हैं, वो अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या है नीचे की ओर, घाटियों की ओर सरकने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, यानी कि नीचे की ओर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे नीचे सरकते रहते हैं और ये भाग कटते रहते हैं और यहाँ पर जो घाटियाँ वगैरह है उनमें भराव होता रहता है। तो अनेकों प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रियाएँ हमें देखने को मिलती हैं। पहला है पटल विरूपण कि अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पटल विरूपण शक्तियाँ बहुत धीमी गति से कार्य करती हैं। इनका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है। पटल विरूपण के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं जो भूप्रपट्टी को संचलित, उत्पादित और निर्मित करती है। उसी प्रकार महादेशक बल होते हैं कि महाद्वीपीय स्तर पर कार्य करते हैं, महाद्वीपों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल पृथ्वी के पटल पर क्षैतिज दिशा में भी कार्य करते हैं। इन्हें इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है। जब इन बलों में तनाव उत्पन्न होता है तो भूतल पर दरारें पड़ जाती है, परंतु संपीड़न के बल के उत्पन्न होने से यहाँ पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी के द्वारा भी जब दो चट्टानें, जब दो प्लेटें क्या करती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट हल्की हैं और महाद्वीपीय प्लेट भारी हैं। महाद्वीपीय प्लेट क्या करेगी, इसके नीचे की ओर सरकनी शुरू हो जाएगी। जब ये प्लेट इसके नीचे सरकेगी तो क्या होगा कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, गर्मी के कारण और ऊपर से दबाव के कारण, दोनों के कारण क्या है, ये पदार्थ भाग है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलने से इसमें सेवनीय धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकलकर ये इस दरार से बाहर आएगा और जो एक ज्वालामुखी का निर्माण करना शुरू कर देगा। ज्वालामुखी धीरे धीरे इसका लावा चारों तरफ बिछता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, एक चट्टान का रूप धारण करता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा और ये क्या करेगा, एक पर्वत का निर्माण कर देगा, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसी कि ज्वालामुखी के द्वारा भी अनेकों प्रकार की आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं। ऊंचे नीचे भाग हैं, पठार हैं मौजूद हैं, या फिर ऊंचे पर्वत भी हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। आंतरिक बलों के कारण आगे कहता है कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, कि ये जलवायु है, हमें पता है जलवायु के द्वारा, वर्षा के द्वारा या प्रभावित जल के द्वारा, नदियों के द्वारा, धाराओं के द्वारा, तरंगों के द्वारा क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण कर दिया जाता है। धरातल के जितने भी पदार्थ हैं हमारे यहाँ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनका टूट फूट कर चूर्ण बन जाना या चूर्ण बनकर या फिर बाहरी पत्थरों को या टुकड़ों को, अनेकों प्रकार के कंकर पत्थरों को, मिट्टी के कणों को क्या करते हैं कि अपने बल के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के बल के द्वारा, धाराओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण उनका कर दिया जाता है, बिछा दिए जाते हैं, जहाँ पर हमें मैदान धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आगे है अपक्षय और अपक्षरण, वेदरिंग। कि अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहते हैं, अपक्षय कहा जाता है। कि मौसम के विभिन्न क्षैतिज क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को हम क्या कहते हैं, अपक्षय या अपसरण कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है, जिसे मौसमीकरण भी कहा जाता है। तापमान के कारण, दबाव के कारण या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी क्या है, जीव जंतुओं की प्रक्रियाओं के द्वारा भी क्या है, अपक्षय होता है, चट्टानों का टूटना फूटना होता है। विघटन, ये चट्टानें बलकृत शक्तियों द्वारा चटक चटक कर टूट जाती हैं और अपघटन के रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चूर्ण बन जाती हैं। विघटन और अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता, यानी कि चट्टान एक स्थान पर दूसरे नहीं पहुंचती, वो एक ही जगह पर। मान लेते हैं कि कोई चट्टान है, कोई चट्टान क्या है कि सूर्य की रोशनी के प्रकाश के द्वारा, गर्मी के द्वारा, आपस में चट्टान के दबाव के द्वारा और हवा के द्वारा या हिमानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा इसके ऊपर क्या है, बल पड़ना शुरू हो जाता है और ये चट्टान टूटनी शुरू हो जाती है, यानी कि इनका अपघटन, यानी कि धीरे धीरे एक चूर्ण के रूप में यहाँ धरातल के ऊपर गिरनी शुरू हो जाती है। जब तक हवा नहीं चलेगी या जब तक कोई प्रभावित जल यहाँ पर नहीं बहेगा, तब तक क्या है,
इस चूर्ण, इस मिट्टी, कंकर, पत्थर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण है वो नहीं होगा। इसलिए कहता है कि अपघटन और अपसरण के द्वारा क्या है, चट्टानों का अपर्दन नहीं होता। अपर्दन तब होता है जब इनका परिवहन कर दिया जाता है, यानी कि उनका आगे अगले स्थान पर निक्षेपण कर दिया जाता है। वो हवा के द्वारा होता है या धाराओं के द्वारा या प्रभावित जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस चूर्ण, मिट्टी, कंकर, पत्थर को पहुंचा दिया जाता है, उसका निक्षेपण कर दिया जाता है। आगे ये कहता है कि अपक्षय 3 प्रकार का होता है। एक भौतिक और यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक अपक्षय। पहला है भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय। इसमें इसने बताया कि सूर्य तप के द्वारा, यानी कि गर्मी के द्वारा भी चट्टानें टूटती फूटती है, उनका अपघटन होता है, उनका वेदरिंग होती है उनकी। कि सूर्य तप द्वारा चट्टानों के अपक्षय का कार्य शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है, यानी कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, शुष्क ज़्यादा सूखे भाग होते हैं, जैसे कि राजस्थान का भाग, राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर है, बीकानेर, जोधपुर, नागौर का इलाका है, ये ज़्यादातर क्या है, मरुस्थलीय भाग हैं, चट्टानी भाग भी हैं। इनके अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ने से क्या है, यहाँ पर चट्टानें हैं वो टूटती फूटती रहती है, उनमें चटक चटक की, जैसे कि बंदूक की गोली चलती है उस जैसी आवाज़ है वो आती रहती है कि चट्टानें टूटती रहती हैं। ये सूर्य तप के द्वारा टूटती हैं। कि इन प्रदेशों में दिन के समय तापमान अधिक होता है, कि इन प्रदेशों में दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है और रात के समय अचानक क्या है, तापमान गिर जाता है, नीचा हो जाता है। इस कारण गर्मी में चट्टानें पिघल जाती हैं और रात में चट्टानें ठंडी होने से सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। तो चट्टानें फैलेगी और सिकुड़ेगी तो चट्टानें टूटनी शुरू हो जाएगी और चट्टानें टूटने से धीरे धीरे उनकी चूर्ण बननी शुरू हो जाएगी, वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। कोई भी चट्टान है, कोई भी भाग है, ऊंचा भाग है, वो टूटना शुरू हो जाएगा, एक समतल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कहता है कि अंततः दिन में अधिक तापमान के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात्रि के समय तापमान में कमी आ जाने के कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं और उनमें तनाव उत्पन्न होता है और दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें बड़े टुकड़ों में विघटित हो जाती हैं और चट्टानों के इस प्रकार बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होने को क्या कहते हैं, पिंड विच्छेदन कहा जाता है। इनको पिंड विच्छेदन कहा जाता है। कई चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं, यानी कि कई चट्टानों में अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। उन खनिजों के प्रभाव के द्वारा क्या है कि ताप के प्रभाव दिन विभिन्न मात्रा में फैलती हैं और सिकुड़ती है। परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कणिकामय विघटन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा चट्टानों के टूटने से बने हुए चूर्ण को क्या कहते हैं, सेल मलबा कहा जाता है, यानी कि चट्टानों का मलबा कहा जाता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में सूर्य तप के आधे घंटे के अंदर बंदूकों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ चट्टानों के टूटने से उत्पन्न होती हैं और कुछ चट्टानें उष्मा की उत्तम चालक नहीं होती, अतः इन चट्टानों का ऊपरी भाग वो शीघ्र ही गर्म हो जाता है जबकि भीतरी भाग ठंडा ही रहता है। इस प्रकार ऊपरी परत फैलकर भीतरी भाग के अलग हो जाती है और चट्टान टूटकर चूर्ण बन जाती है और नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। इसे हम सूर्य तप के प्रभाव को अध्ययन को कहते हैं। ये पल्लवीकरण कहा जाता है या फिर इसे अपसकलन कहा जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने से एक चूर्ण का निर्माण होता है, एक रेत बन जाती है और हवा के द्वारा या प्रभावित जल के द्वारा उस चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, निक्षेपण कर दिया जाता है। अगला है पाला, कि ऊंचे अक्षांशों तथा हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में पाला क्या करता है, चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है। दिन के समय चट्टानों की दरारों में जल बढ़ जाता है और रात्रि में हिमांक के कारण जम जाता है। जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि चट्टान के अंदर जो बर्फ़ जमी है, जो पानी के द्वारा जो बर्फ़ बनी है सर्दी में या फिर तापमान के नीचे गिरने से जो बर्फ़ बनी है, वो बर्फ़ क्या करेगी, ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर देगी और दबाव से क्या है, वो चट्टानें धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाएगी। दाब मुक्ति भी हैं कि प्रेशर रिलाइज भी हैं कि भूपृष्ठ के निचले भाग में आगन्य और रूपांतरित चट्टानें प्रचंड दाब के कारण संकुचित अवस्था में रहती हैं, यानी कि हमारे भूपृष्ठ जो हमारी भूपरपट्टी है, इसके दबाव के कारण और गर्मी के कारण क्या है कि आगन्य और जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनमें प्रचंड दबाव के कारण, यानी कि दबाव के कारण, ऊपरी दबाव के कारण संकुचित एक सिकुड़ी अवस्था में रहती हैं। चट्टानों के दाव से मुक्ति मिल जाती हैं। अपर्दन के कारण जब ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं, यानी कि हवा के द्वारा या प्रभावित जल के द्वारा जब ऊपरी चट्टान को हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और उसके चूर्ण बन के उसका आगे निक्षेप अगले स्थान पर, अगले जो
निचले भाग हैं, जो नीचे मैदान हैं, उन भागों में क्या है, उनका निक्षेपण कर दिया जाता है। तो ऊपरी जो दबाव है, जो निचली चट्टान पर जो दबाव था वो हट जाता है और वो चट्टान ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार एक परत है दूसरी परत के ऊपर चढ़ती रहती है और वो टूटती रहती है, तो चट्टानों का टूटना शुरू हो जाता है। रासायनिक अपक्षय कि रासायनिक क्रिया द्वारा भी चट्टानों के विघटन को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें जल तथा विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण निष्क्रिय होते हैं। रासायनिक अपक्षय अधिकतर उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। ऑक्सीकरण, पहला है ऑक्सीकरण कि ऑक्सीजन द्वारा सेलों के होने के प्रभाव को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा जल में जब वायु मिली हुई होती है तो ऑक्सीजन लोहयुक्त सेलों को क्या करता है, ऑक्साइडों में बदल देती है और लोहे को जंग लग जाता है, इसी रूप में जंग लगता है। इस प्रकार लोहयुक्त जो चट्टानें हैं वो भुरभुरी होकर नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तभी हम कोई भी एग्जाम्पल के रूप में लोहे की कोई वस्तु है तो उसके ऊपर हम पेंट करते हैं। वो पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीकरण का प्रभाव न पड़े। क्योंकि अगर हम उसे नमी में रखेंगे, नमी में वर्षा में बाहर रखेंगे तो नमी के कारण क्या होगा कि जल और वायु के प्रभाव के द्वारा क्या है कि उस लोहे को जंग लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह चूर्ण बनकर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। कार्बोनीकरण कि जब जल में घुला हुआ जल कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बोनीकरण कहते हैं। कार्बन जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है और जल चूनायुक्त चट्टानों को शीघ्र ही घोल डालता है। भूमिगत जल चूना पत्थर के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर अपक्षय करता है। अनुमान है कि आर्द्र जलवायु में कार्बोनीकरण तथा चूना पत्थर प्रदेशों में भूतल प्रति 1000 वर्षों में लगभग 5 सेंटीमीटर नीचा हो जाता है। यानी कि जहाँ पर चूने की मात्रा ज़्यादा होती है, जल क्या करता है कि कार्बोनीकरण के द्वारा उस चूने को पानी में घोल देता है और जिससे धीरे धीरे चट्टानें कटनी, तो चूने की चट्टानें हो कटनी शुरू हो जाती है। ये ज़्यादातर भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ आंतरिक जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ते हैं। जलयोजन कि जब हाइड्रोजन गैस जल से मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती हैं तो इसे जलयोजन कहते हैं। भूपटल के कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को सोखने के बाद फूल जाते हैं और भारी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दबाव के कारण चट्टानें टूट फूट जाती हैं और अपना रंग रूप है वो बदल देती है, जैसे कि फेल्सपार हैं या क्योलिन हैं, इसी प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। विलयन कि जब वर्षा का जल सेलों पर पड़ता है तब कई सेलों के खनिजों को घोल देता है। खनिज में जल के घुलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और वर्षा होने पर नमक तथा चूना पत्थर इस क्रिया द्वारा जल में घुल जाते हैं और वह चट्टान धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। आगे हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग कि जैविक अपक्षय जीव जंतुओं के द्वारा, वनस्पति के द्वारा और मनुष्य के प्रभाव से महत्वपूर्ण होता है। कि जीव जंतु के द्वारा क्या है, किस प्रकार के जीव जंतु, जैसे कि चूहे हैं, केंचुए हैं, सांप हैं, खरगोश हैं, गिद्धड़ हैं, बिच्छू, बिज्जू हैं, चींटियां हैं, दीमक है, ये क्या करती है, अपने निवास के लिए चट्टानों को काट कर क्या करती है, बिल बनाती हैं और चट्टानों में धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो जाती है और चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार ये कहता है कि ऑर्थर होम्स के अनुसार प्रति एकड़ मिट्टी में अगर 1.5 लाख केंचुए हो सकते हैं जो एक वर्ष में 10 से 15 टन चट्टानों को बारीक मिट्टी में बनाकर क्या कर देते हैं, मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि जीव जंतु भी काफ़ी चट्टानों को टूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनस्पति हैं कि पेड़ पौधों के द्वारा चट्टानों इस दरारों में उग जाती हैं और जिससे उनमें दरारें पड़ जाती हैं और वो दरारें चौड़ा कर देती हैं। कि कोई भी अगर पेड़ है वो चट्टान के ऊपर अगर उग रहा है तो उसकी जड़ें हैं वो चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती हैं और इस चट्टान में क्या है, दरार पड़नी शुरू हो जाती है। दरार पड़ने से क्या है कि इन चट्टानें धीरे धीरे ये टूटनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे दरार ज़्यादा बड़ी होगी चट्टानें हैं वो टूटती जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए खाने खोदता है, यानी कि खनन करता है, खनिज पदार्थों को अनेकों प्रकार से निकालता है या ड्रिल करता है। ड्रिलिंग माध्यम के द्वारा गहरे कुएं खोदता है, गहरी पाइपलाइनें बिछाता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने की कोशिश करता है। या फिर
बड़े परमाणु विस्फोट हैं, हाइड्रोजन बम है, इनका जब विस्फोट करता है तो क्या है कि इनमें चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती हैं, इनके प्रभाव से चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती हैं और चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे चट्टानें चूर्ण बनकर मिट्टी में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये है वेदरिंग। अपक्षय कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षरण क्या होता है, इसे किस प्रकार ये प्रभावित होता है और कितने प्रकार का है कि भौतिक, रासायनिक और जैविक इसके प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर किस प्रकार के दो बल लगते हैं कि आंतरिक बल हैं और बहिर्जनिक बलों के द्वारा अनेकों प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, भूखंडों का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये जो बाहरी बल हैं और आंतरिक जो बल हैं वो आंतरिक बल क्या करते हैं, एक स्थल का निर्माण करते हैं और बाहरी बल क्या करते हैं, उस भाग को, जो ऊंचे भाग है, पठार हैं या फिर ऊंचे पर्वत हैं, उनको तोड़ने का कोशिश करते हैं या उन चट्टानों को तोड़ फोड़ कर उनमें समतल बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।